गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं सीए इंटर जीएसटी चैप्टर। चल रहा है हमारा चैप्टर 15 रिटर्न्स। पहला रिटर्न पढ़ेंगे आज अपन GSTR 1, जो मंथली भी हो सकता है और क्वार्टरली भी हो सकता है। अब किसको फाइल करना है? सारे रजिस्टर्ड पर्सन को, इंक्लूडिंग CTP कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, पर एक्सेप्ट दीज। क्यों? क्योंकि इनके लिए ये अलग अलग रिटर्न है जो ऊपर अपन ने लिस्ट में पढ़ ली है। ISD GSTR 6, NRTP GSTR 5, कंपोजिशन GSTR 4, TDS GSTR 7, TCS GSTR 8, OIDAT GSTR 5। तो इनको छोड़ के ये याद रख लेना आप, CTP तो है, NRTP, TDS, TCS, कंपोजिशन, ISD और OIDAT, ISD और OIDAT, इनको छोड़ के सबको। ड्यू डेट ऑन और बिफोर 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ अब हट चुकी है ये। अब इसकी डेट हो चुकी है 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ अगर मंथली है तो, और 13 ऑफ नेक्स्ट मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर। मैकेनिज्म या तो 11 तारीख या फिर 13 तारीख। 11 किसके लिए? जिन्होंने अपना रिटर्न मंथली ऑप्ट कर रखा है, और जिन छोटे व्यापारी ने अपना रिटर्न क्वार्टरली ऑप्ट कर रखा है उनके लिए क्या है? 13। अब क्वार्टरली वाले 2 महीने, फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ IFF फाइल करता है, उसकी भी डेट क्या है? 13। क्लियर है? IFF भी फाइल करना है तो 13 तारीख को, और ये तो मंथली के मंथली है, इसी महीना खत्म होते ही अगली 11 तारीख को। 2 इनकी ड्यू डेट है। चलो आगे बढ़ो। QRMP क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। ये अपन इस GSTR 1 के टॉपिक में आगे पढ़ेंगे कि GSTR 1 बेसिक मंथली है। तुम चाहो तो क्वार्टरली ऑप्ट कर सकते हो। क्वार्टरली स्कीम तुमने ऑप्ट करी तो उसका नाम है QRMP, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। सर ये क्या होता है? अब एक इंट्रो दे देता हूँ, इसने पूछा है तो। मंथली पेमेंट में क्या होगा? हर महीने की 20 तारीख को आपको अंदाजे से टैक्स जमा कराना पड़ेगा। अल्टीमेट लायबिलिटी क्वार्टरली जज होगी और क्वार्टरली फाइनल लायबिलिटी पे करनी है। लेकिन हर महीना खत्म होने के बाद आप खुद जज कर लो कि आपके पास सफिशिएंट इनपुट है या नहीं है। अगर सफिशिएंट इनपुट नहीं है, आपको लगता है कि इस मंथ के चक्कर में क्वार्टरली में टैक्स पे करना पड़ेगा, तो मंथली बेसिस पे टैक्स तो जमा कराना ही पड़ेगा। सरकार को अपना घर चलाना है। क्लियर? और डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे जब QRMP स्कीम आएगी। ड्यू डेट ऑन और बिफोर 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अब देखो ये है एक्ट वाली डेट। सेक्शन में लिखा हुआ है कि ड्यू डेट क्या होनी चाहिए? सर 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, क्योंकि जब GST आया था तब 10 तारीख थी फाइनल, लेकिन इट कैन बी एक्सटेंडेड। और अभी हाल फिलहाल करंट डेट क्या चल रही है? मंथली वालों के लिए 11, क्वार्टरली वालों के लिए 13 ऑफ द नेक्स्ट मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। GSTR 1 तो क्वार्टर खत्म होने के बाद, IFF महीना खत्म होने के बाद, पहले महीने में 13 तारीख, अगले महीने में 13 तारीख। इट कैन नॉट बी फाइल्ड बिटवीन 11 to 15 ऑफ नेक्स्ट मंथ। अब ये गलत है, ये गलत है। ये पहले था, पुराना मैकेनिज्म में एक्ट में लिखा हुआ है, पर एज में ही प्रेस्क्राइब में अब रूल क्या है? आप फाइल करो। लेकिन अब मैकेनिज्म कैसे चलेगा ये समझना। बार बार वही GSTR 1, 2 और 3 समझना पड़ेगा अपन को। GSTR 1 की फाइल है 11 या 13। अब जिनकी मंथली है 11, क्वार्टरली 13। अगर आप ये डेट चूक गए हो और इसके बाद अब आप रिटर्न फाइल करते हो, तो रिटर्न तो फाइल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिटर्न फाइल करने से कभी मना नहीं करेंगे कि ऐसा थोड़ी है कि 14 तारीख को फाइल नहीं करने देंगे, 15 तारीख को फाइल नहीं करने देंगे। रिटर्न तो आप फाइल कर दो, लेकिन उस रिटर्न का बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलेगा। वो जो रिटर्न आपने 13 तारीख के बाद फाइल किया है, उसका इनपुट GSTR 2B में शो नहीं होगा। समझना है? 2B में शो नहीं हुआ तो आपका जो रिसिपिएंट है उसका इनपुट वो क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन
आपने रिटर्न फाइल किया कि नहीं किया, इसके लिए GSTR 2A सरकार ने फैसिलिटी दे रखी है। ठीक है, तो अपन एक सिनेरियो लेके चलते हैं। मान लो ये सारे टैक्स पेयर्स हैं, इसमें से ये मंथली, ये क्वार्टरली, इसमें से हाफ मंथली हाफ क्वार्टरली। मंथली वाले बिल्कुल टाइम पे 11 तारीख को GSTR 1 फाइल कर दिया, इन्होंने 13 तारीख को GSTR 1 फाइल कर दिया। ये मंथली और क्वार्टरली वो है जो 11 और 13 को अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, अब डिले हो गया किसी रीज़न से, तो एक दिन बाद 2 दिन बाद फाइल कर दिया, तो इनका फाइल किया हुआ मैं एज अ रिसिपिएंट मुझे कोई मतलब का नहीं है। अब मुझे जैसे जैसे आप लोग अब 11 तारीख तक फाइल करना है, तो सारे तो 11 को फाइल करेंगे नहीं, सब अपनी अपनी सहूलियत से फाइल करते जाएंगे, 1 2 3 4 करके 11 तक फाइल करेंगे। तो जैसे जैसे आप GSTR 1 फाइल करते जाओगे, मेरा 2A अपडेट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, मुझे दिखता जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, 11 तारीख की मॉर्निंग को चेक कर लूँगा कि किस किस ने रिटर्न फाइल नहीं किया है, और अगर वो इंपॉर्टेंट सप्लायर है, मेरा मोटा इनपुट मुझे उससे आने वाला है, तो उसको एक कॉल भी कर दूंगा कि सर क्या बात है, अभी तक 11 तारीख हो गई, लास्ट डेट आ गई, अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया, क्या अपडेट है? तो यार नहीं अभी कर रहा हूँ, बस शाम तक हो जाएगा। ठीक है, हो गया। तो वो 2A में, और 11 तारीख तक, अब 13 का भी फांद है, तो 13 के लिए भी सेम स्टोरी। तो 13 को अब जिसने रिटर्न फाइल कर दिया, 11 वालों ने 11 तक, 13 वालों ने 13 तक, जैसे ही इनका रिटर्न फाइल हो गया, अब वो जो 2A 13 तक मेरा बना, वो लॉक हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा 2B में। उसके बाद बाकी के बचे हुए लोग 14 15 11 वाले 12 13 करते रहो फाइल, 2A में अपडेट होता रहेगा। 2A मेरे काम का नहीं है, मेरे काम का कौन है? 2B है। तो क्योंकि मैं तो इनपुट कौन सा क्लेम करूंगा, जो 2B में शो हो रहा है वो। हाँ, लेकिन अब मैं इनको कॉल करूंगा तो क्या देख के? 2A देख के, फाइल किया कि नहीं किया, क्योंकि अब माथे आने से क्या होगा, सर नहीं किया, मैं तो इनपुट नहीं ले पाऊंगा। इन्होंने जिन्होंने लेट फाइल किया, इसका इनपुट मुझे शो होगा अगले महीने के 2B में, क्योंकि अगले महीने की 13 तारीख से पहले पहले इन्होंने फाइल कर दिया ना। ठीक है, तो वो अगले महीने की 2B में मुझे शो हो जाएगा इनका इनपुट। समझ में आया कि नहीं आया? ओके। अब यार कोई आप में से यूं सोचे इस वाली रो में से कि जब अपन 11 और 13 की डेडलाइन चूक ही गए हैं, छोड़ो ना, फिर तो अगले महीने ही फाइल करेंगे। मुझे भी यही कहेंगे कि सर अब है ही सही, तो अगले महीने ही फाइल करेंगे, आराम से ही करते हैं ना, धक्का-धक्की क्यों कर रहे हो? तो ठीक है, मेरे को कोई मतलब नहीं, मुझे तो इनपुट 2B में ही मिलेगा, अगले महीने ही मिलेगा। पर आपकी रोज़ की 50 रुपये की पेनल्टी ऐड ऑन होती जाएगी। वो पेनल्टी आपको GSTR 1 फाइल करते टाइम पे नहीं करनी, GSTR नहीं, एनुअल भी नहीं, GSTR 1 तो आपका फ्री में फाइल हो जाएगा, 3 दिन तो 3 दिन, वह बस एक डिस्प्ले आ जाएगा कि आपने GSTR 1 अपनी डेडलाइन से 3 दिन बाद डिले किया, पे किया है, तो जो भी लेट फीस है वो पे करनी पड़ेगी आपको GSTR 3B में। ठीक है, और GSTR 3B क्या है? 20 तारीख या 24 तारीख। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ओके। अब GSTR 1 कैन बी फाइल क्वार्टरली बेसिस, QRMP स्कीम। अगर ये QRMP स्कीम में आगे कुछ नहीं है तो मैं यही समझा देता हूँ। इफ द टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग और करंट फाइनेंशियल ईयर इज अप टू 5 करोड़, बुक चेक करना, ये 1.5 करोड़ की लिमिट कर दी है क्या इन्होंने, या QRMP अभी भी 5 करोड़ ही है? कौन से पेज पे पढ़ रहे हो आप लोग? ये नहीं है, पॉज कर दो मनीष। ओके, GSTR 1 क्वार्टरली कौन चलेगा? इफ टर्नओवर प्रीसीडिंग और करंट फाइनेंशियल ईयर इज अप टू 5 करोड़, तो वो क्वार्टरली पे चल जाएंगे। पहले 2 महीने IFF और बाकी के तीसरे महीने का तो GSTR 1 में ही जाएगा। ये मैकेनिज्म समझ में आ गया था? 1 और सेकंड मंथ का, फर्स्ट और सेकंड मंथ का समझ में आ गया था आपको? IFF वाला, हाँ देखो, IFF सिर्फ और सिर्फ B2B के लिए, और वो भी ऑप्शनल है, चाहूँ तो करूँ नहीं तो नहीं करूँ। ढंग से समझना, अगर ये मेरा क्वार्टर है, अप्रैल मई और जून, तो हमने बात करी थी कि चलो मैं तो क्वार्टरली वाला हूँ, अप्रैल मई और जून का कब करूँगा? अब जब जुलाई में 13 जुलाई आएगी ना, तब मैं रिटर्न फाइल करूँगा। अब मैं 13 जुलाई को रिटर्न फाइल करूँगा तो आपके GSTR 2B में शो होगा। अब मैं कहता हूँ आप सब मेरे रिसिपिएंट हो,
उसमें से ये लोग जो रिसिपेंट है, ये ऐसे बड़े रिसिपेंट है जो मंथली ऑप्ट करके बैठे हैं। तो इन्होंने जो मुझसे अप्रैल में माल खरीदा है, तो इनको तो इनपुट अप्रैल के महीने के लिए ही चाहिए, नहीं तो इनका नुकसान हो जाएगा और ये मुझसे खरीदना बंद कर देंगे एक बार चोट खाएंगे। तो भाई इसके लिए उन्होंने मुझे कहा कि आप चाहो तो अप्रैल के महीने के जितने भी आपके B2B वाले इनवॉइसेस हैं जिनको आप इनपुट पास ऑन करना चाहते हो, उसका आप IFF फाइल कर दो महीना खत्म होने के बाद 13 मई। ठीक है, ये ऑप्शनल है। अब मैंने देखा कि ये सारे लोग मेरे B2B वाले बिल्स थे, इसमें से मैंने सबका कर दिया, 2 का छोड़ दिया, यशपाल का और मोहित का मैंने छोड़ दिया। कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगले महीने का IFF कब फाइल करना है मेरे को? 13 जून। ठीक है, उसमें मैं चाहूँ तो इसके बचे हुए B2B वाले भी वहाँ ऐड कर सकता हूँ और इस महीने के तो मैं करूँगा ही करूँगा। और चलो मेरे को इतनी पड़ी भी नहीं है, मैं कहता हूँ इन सब में से 2 ही ऐसे व्यापारी हैं जो ज़्यादा परेशान करते हैं, तो उन 2 के ही बिल चढ़ा दोगे तो भी चलेगा। ये IFF ऑप्शनल फैसिलिटी है, आप चाहो तो इनपुट पास ऑन करने के लिए कर सकते हो। बाकी सारी डिटेल पूरे 3 क्वार्टर की कहा जाएगी 31 जुलाई को, जब आप GSTR 1 फाइल करो। यहां IFF फाइल कर रहे हो, यहां IFF फाइल कर रहे हो। सर इधर भी IFF कर सकते हैं क्या? नहीं, अब तो जरूरत ही नहीं है ना, अब तो GSTR 1 ही जाएगा। और GSTR 1 में आपके पूरे 3 महीने में जितने भी B2B IFF में आपने नहीं चढ़ाए हैं वो चढ़ाने हैं। सर वापस चढ़ा दे तो वो नहीं कर सकते आप। जो IFF में नहीं चढ़े वही GSTR 1 में आपको चढ़ाना है। ठीक है, अब सर हमने IFF भरा ही नहीं, तो सारे चढ़ा दो। सर वो 2 लोग पहले रह गए थे तो वो चढ़ा दो। सर पिछले महीने में 2 का ही करा था, बाकी सब रह गए थे, सब चढ़ा दो। फिर GSTR 1 में तो आप सारी डिटेल दोगे, B2C की भी दोगे, स्टेट वाइज डिटेल भी दोगे, तो ये कंप्लीट आपका रिटर्न है। क्लियर है? पहले 2 महीने में 13 तारीख और इसमें भी 13 तारीख। जो मंथली वाला है वो तो हर महीने की 11 तारीख को ही बेचारा क्या फाइल कर रहा होगा? GSTR 1 GSTR 1 GSTR 1। बोल। हाँ, सुना आपने क्या बोला इसमें? सर अभी भी IFF तो फाइल करना ही पड़ रहा है, तो रिटर्न ही फाइल कर देते हैं। ऑप्शनल हो गया, एक तरीके की लॉलीपॉप हो गई। करना हो तो कर, नहीं करना तो नहीं कर। क्योंकि दुनियादारी पता है कैसे चलती है कि छोटा व्यापारी बड़े से खरीदता है, तो बड़ा वाला मंथली होगा, छोटा वाला क्या होगा? क्वार्टरली। आप जिसको बेचोगे वो आपसे भी छोटा व्यापारी होगा, तो कहीं ना कहीं वो भी क्या होगा? क्वार्टरली। तो कहीं एक्सटेंट तक बर्डन तो कम हुआ है। हाँ, अब जो बर्डन है वो कितना है? मैंने कहा ना कि मेरे को कोई व्यापारी परेशान नहीं करते, ये दोनों ही परेशान करते बस। तो मैंने सिर्फ इन दोनों का ही बिल IFF में चढ़ा दिया। तो जहाँ पहले पूरा रिटर्न फाइल करना था पड़ता था, पूरा डेटा चढ़ाना पड़ता था, अब मुझे सिर्फ 2 बिल ही तो फाइल करना है, तो काम तो आसान हुआ ना मेरा। ठीक है, ओके। IFF में कोई पेनल्टी नहीं है, पहली बात। IFF में कोई पेनल्टी नहीं है। इवन IFF 13 के बाद तो फाइल भी नहीं कर सकते, 13 तक ही होगी। 13 के बाद तो IFF का ऑप्शन ही डिसेबल हो जाएगा। क्यों? अब भैया अगले IFF में ही डालना सारे, क्योंकि आप 13 के बाद 14 को IFF डाल भी दोगे तो उसके तो 2B में अगले महीने में ही दिखेगा। तो IFF को ओपन रखते ही नहीं। GSTR 1 को तो ओपन रखते हैं, IFF को तो डिसेबल कर देते हैं वो 13 तारीख खत्म होने के बाद ही। 14 से तो IFF कोई डाल ही नहीं सकता। ठीक है, अब आपका कंसर्न क्या है? नहीं होगा, नहीं करेगा ना, कर ही नहीं सकता, उसका नुकसान हो गया। अब जब वो GSTR 1 लेट डेट पे फाइल करेगा तो नेक्स्ट महीने के 2B में आएगा। मीन्स ये एक प्रैक्टिकल हार्डशिप है गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स पेयर्स के ऊपर। आज अगर मान लो मैंने पलक से ही 10 लाख के गुड्स खरीदे और मैंने उसको 15 लाख रुपीज़ में आगे बेच भी दिए, 1,80,000 का इनपुट और कितना 270 का आउटपुट। मैं क्या सोच के बैठा हूँ कि 270 में से 180 एडजस्ट हो जाएंगे, 90,000 ही मुझे क्या करना है? पे करना है। पर किसी रीज़न से
पलक का एक्सीडेंट हो गया, उसकी टांग टूट गई, ठीक है, अब वो रिटर्न फाइल ही नहीं कर पाई। अब मैं माथे भी क्या हूँ, बेचारी की तो टांग ही टूट गई, उसने रिटर्न ही फाइल नहीं किया, तो मुझे 180 का इनपुट नहीं मिलेगा। पर मैंने तो मेरा रिटर्न फाइल किया होगा ना 13 तक 11 तक, तो मेरी तो आउटपुट लाइबिलिटी बुक हो गई, तो अब मुझे पूरा 270 जेब से बुक कराना पड़ेगा। और पलक जो अब हफ्ते भर बाद रिटर्न फाइल करेगी, उसका 180 का इनपुट मुझे नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। और नेक्स्ट मंथ में भी सेम कहानी थी, 10 का पहले इस महीने भी खरीदा, 15 का मैंने इस महीने भी बेचा, तो अब मुझे 10 लाख करंट मंथ का 180 तो मिलेगा ही मिलेगा, पलक के लेट रिटर्न का 180 और मिलेगा, अब मुझे 360 मिलेगा, पे करना है ओनली 270, तो 90 का मेरे पास बैलेंस रहेगा जो मैं अगले महीने एडजस्ट कर सकता हूँ। मतलब अब मेरे ऊपर सख्ती क्या हुई कि वो जो मुझे 90 करके पे करने थे, वो 270 एक साथ जेब से पे करने पड़ गए। ठीक है, क्लियर? टैक्सेबल से नॉन टैक्सेबल 18(4) में पढ़ा था, करेक्ट है। हाँ, क्या रह गया था? हाँ हाँ, यप, हाँ देना पड़ेगा। आरटीसी क्यों डूबेगा? अगले महीने मिलेगा ना, आप कैंसिल ही कर लो रजिस्ट्रेशन। हाँ तो फिर क्यों कर लो कैंसिल रजिस्ट्रेशन, बेवकूफ़ हो आप। तो इसको करने तो 1 महीने और चलाओ ना आपके बिजनेस को। ठीक है, चलो नेक्स्ट। GSTR1 कैन नॉट बी फाइल्ड बिफोर द एंड ऑफ करंट टैक्स पीरियड। मीन्स महीना खत्म होगा उसके बाद ही 1 तारीख से 11 तारीख या 1 तारीख से 13 तारीख तक फाइल कर सकते हैं। 28, 29, 30 को GSTR1 फाइल नहीं कर सकते। मान लो भैया सर अब तो दिवाली का सीज़न आ रहा है, दिवाली में हम वेकेशन पे जा रहे हैं, तो 28, 30 को ही अपन GSTR1 फाइल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हाँ, आप डेटा सेव कर सकते हो, डेटा सेव कर सकते हो, क्योंकि GSTR1 में इनवॉइस वाइज डेटा फीड होता है, तो आप डेटा फीड करके रख सकते हो, डेटा जनरेट करके रख सकते हो। सबमिट का बटन तो 30 तारीख के बाद 1 तारीख से ही एक्टिवेट होगा, क्लियर है? लेकिन ये दो लोग 30 तारीख से पहले महीना खत्म होने से पहले भी अपना GSTR1 फाइल कर सकते हैं। एक तो CTP, इसका रजिस्ट्रेशन एंड हो गया, और एक कैंसिलेशन ऑफ GST, आपका रजिस्ट्रेशन ही क्या हो गया, कैंसिल करवा दिया, तो फिर क्यों आप महीना खत्म होने का इंतजार करोगे, आप पहले ही GSTR1 फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो CTP है तो NRTP को GSTR1 फाइल करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे NRTP का नाम नहीं है। उसको जो रिटर्न फाइल करने की जरूरत है, अगर उसका रजिस्ट्रेशन वहाँ एंड होता है तो वो पहले कर सकता है, महीना खत्म होने से पहले। अगर रजिस्ट्रेशन एंड हो रहा है तो, रजिस्ट्रेशन चल रहा है तो महीना खत्म होने के बाद ही। क्लियर? हाँ, मैंने भी तो लिख रखा है बुक में, 11 और 13 भी तो लिखा हुआ है, तो वहाँ एक्ट में लिखा हुआ है एज में भी रूल प्रिस्क्राइब, ये है, फालतू नहीं है, उसमें लिखा हुआ है कि 10 तारीख तक पर इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, तो एक्सटेंड कर रखा है। इट इज सेम एज जो अपन ने कंपोजिशन में एग्रीगेट टर्नओवर पढ़ा 50 लाख, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 1.5 करोड़, तो इट हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 1.5। क्या मतलब? कैंसिल कर दिया तो आपने जो इनपुट लिया है वो आपको वापस करना पड़ेगा, और फिर उसको आप लेटर बेचोगे, तो जब आप लेटर बेचने के बाद उससे टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर रहे हो तो उसको इनपुट क्यों मिलेगा? क्वेश्चन यही है ना कि जब उसने GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया तो जो भी उसके पास स्टॉक है उसका इनपुट उसको रिवर्स करना पड़ेगा। नहीं, फिर हाँ हाँ हाँ, इनपुट मिला नहीं होगा। हाँ, देखो आप अपना GSTR1 तो फाइल कर दोगे, पर जिससे खरीदा है ये यूँ कह रही है कि हमने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया,
तो हमने तो महीना खत्म होने से पहले ही हमारा GSTR 1 फाइल कर दिया। तो आज मैं बात करूं, मैं रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा हूं, मैंने इन लोगों को सप्लाई किया है तो मैंने GSTR 1 फाइल कर दिया, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, इनको तो इनपुट मिलता रहेगा। नवलीन के क्वेश्चन ये है कि आपने जिनसे खरीदा था वो तो ड्यू डेट पे ही फाइल करेंगे, हाँ तो करने दो उनको ड्यू डेट पे फाइल। मेरा 2B तो 11 तारीख के बाद ही जनरेट होगा और मैं 3B तो फिर 2B जनरेट करने के बाद ही करूँगा। रिटर्न तो अपन बाद में फाइल कर सकते हैं ना, और अगर ऐसा है भी सही तो मैं इनपुट क्लेम कर लूँगा और वो इनपुट बाद में एडजस्ट होता रहेगा। ठीक है, अभी जैसे मैं जो क्वेश्चन आपको समझाया था 2,70,000, उसमें प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या होता है कि एज पर GSTR 2B आप इनपुट क्लेम कर नहीं सकते, ठीक है, पर हम तो कर लेते हैं, हम एक्स्ट्रा क्लेम कर लेते हैं। अब नहीं, हम तो क्लेम कर लेते हैं एक्स्ट्रा। अब प्रॉब्लम क्या है सर, आप एलिजिबल ही नहीं हो, क्यों क्लेम कर सकते हैं? ठीक है, जब एलिजिबल होंगे तब कम क्लेम कर लेंगे। तो नतीजा क्या निकलेगा कि आपका जो एलिजिबिलिटी थी वो नेक्स्ट मंथ थी, आपने उसको पहले ही क्लेम कर लिया, तो मेरे को 1 महीने का ब्याज ही तो देना पड़ेगा उनको। अभी तो यहाँ पूरे 2,70,000 देने पड़ रहे, तो 2,70,000 रुपये दूँ कि 1,80,000 रुपये ब्याज दूँ? मैं तो क्लेम कर लूँगा, 1,80,000 रुपये ब्याज दे के उससे सॉरी थैंक यू बोल दूँगा। ठीक है, ओके, बाद में ही करेंगे, पहले क्यों आया तेरा डाउट? हाँ मैं याद रख लूँगा, तेरे पास एक डाउट है जो 3B में आएगा। ठीक है, कंटेंट ऑफ GSTR 1, सर GST एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो इस डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स के हिसाब से आपका GSTR 1 डिज़ाइन किया गया है। क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें? GSTR 1 ऑल्सो कैप्चर्स प्लेस ऑफ सप्लाई, कि आपने अगर अपने स्टेट में तो माल बेचा ही है, दूसरे स्टेट में भी माल बेचा है और वो B2B है, तो आप GST आइडेंटिफिकेशन नंबर दोगे ही सही, तो हमें पता पड़ ही जाएगा किसने कहाँ पे क्या माल बेचा। लेकिन मान लो आपने बाहर के कस्टमर्स को B2C में भी सप्लाई किया, जैसे ऑनलाइन अपन करते हैं, मेरे पास ऑर्डर आता है, मैं डिलीवर कर देता हूँ, तो मैं तो ऑल ओवर इंडिया डिलीवर कर रहा हूँ, अपना माल B2C में बाहर भी सेल कर रहा हूँ। तो इसमें GSTR 1 में एक प्रावधान रखा गया है कि आपको हर स्टेट वाइज मुझे B2C का वैल्यू देनी पड़ेगी। स्टेट वाइज देनी पड़ेगी मतलब मैं राजस्थान का हूँ, राजस्थान में जो B2C है वो बताऊंगा ही बताऊंगा। गुजरात में B2C कितना सप्लाई किया, महाराष्ट्र में कितना किया, MP में, उत्तर प्रदेश में, स्टेट वाइज मुझे B2C की भी डिटेल इसको देनी पड़ेगी, ताकि टैक्स उस स्टेट को पास ऑन हो सके। इनपुट तो किसी को पास ऑन नहीं होगा, लेकिन टैक्स उस स्टेट को पास ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये पढ़ना बाकी सर, कंसोलिडेटेड करके क्या अलग अलग करके, वैसे B2C कंसोलिडेट करके ये आएगा आपका, आ गया यही वाला चार्ट हमें मेन समझना है। GSTR 1 में इनवॉइस वाइज डिटेल किसकी जाती है, कंसोलिडेटेड किसकी जाती है, आउटवर्ड सप्लाई B2B और B2C, B2B इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, कोई सी भी हो, B2B विल ऑलवेज बी इनवॉइस वाइज डिटेल। इंटर स्टेट में भी इनवॉइस वाइज, इंट्रा स्टेट में भी इनवॉइस वाइज। तो सर ये तो लफड़ा ही खत्म। B2B मतलब इनवॉइस वाइज, इनवॉइस वाइज में आपको उसका GST नंबर डालोगे, उसकी डिटेल अपने आप आ जाएगी। अच्छा, रिटर्न फाइल करना मैं ज़रूर दिखाऊंगा आप लोगों को। उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप किसी का GST नंबर डालते हो, डिटेल आती है, आप इनवॉइस नंबर डालते हो, तो एक टेबल ओपन हो जाती है। उस टेबल में GST की अलग अलग रेट होती है, 0%, 3%, 6%, 5%, 12%, 18%, 28%। इन रेट्स में अब आपके एक इनवॉइस में मल्टीपल आइटम्स होते हैं, जिन आइटम्स की मल्टीपल रेट भी हो सकती है। तो आपको उस इनवॉइस का जो डेटा है वो ऐसे फीड करना होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने 4 आइटम सेल करे 1 लाख के, एक आइटम पे 5% की रेट थी, एक पे 12 की थी, एक पे 18 की थी और एक पे 28 की थी। सबका टैक्स अलग कैलकुलेट हुआ, टोटल अमाउंट अलग आया। तो मुझे जो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ेगी, कैसे करूँगा? पहले तो जिस पार्टी को सेल करा है उस पार्टी का GST नंबर डालूंगा। जैसे ही मैंने GST नंबर डाला, उसका नेम और एड्रेस आ जाएगा, जो उसका नेम ऑफ एड्रेस होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। लेकिन अगर मैंने माल उसको कहीं और डिलीवर किया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई मुझे नाम से चेंज करनी पड़ेगी, हाथ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। कर लिया, इनवॉइस नंबर डालूंगा कि ये इनवॉइस नंबर है। फिर मैंने बोला ना 1-1 लाख के 4 आइटम थे, तो वहाँ पे तो रेट्स की पूरी टेबल है, तो जो रेट का जो अमाउंट है वो उस रेट के सामने डालना पड़ेगा। अपने आप ही वो रेट के अकॉर्डिंगली टैक्स का अमाउंट और इनवॉइस वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो अगर कभी किसी असेसी ने इनवॉइस बनाने में भी गलती कर रखी होती है ना, तो वो भी यहाँ पे मेंशन हो जाती है कि यार एज पर सिस्टम इनवॉइस वैल्यू ये आ रही है और इनके सिस्टम के अकॉर्डिंगली इनवॉइस वैल्यू ये आ रही है।
तो जो भी डिफरेंस वो पता पड़ जाता है, हमें तो सही डालनी पड़ती है क्योंकि सिस्टम जनरेटेड होता है, ठीक है, लायबिलिटी बिल्कुल करेक्ट निकल के आती है। ऐसे करके एक एक इनवॉइस नंबर क्या होता है, सबमिट होता है, एक एक इनवॉइस नंबर सबमिट होता है, तब जाके मेरा GSTR1 कंप्लीट होता है B2B वाला। अब आते हैं अपन B2C। सर B2C में इनवॉइस वाइज की जरूरत ही क्या है, सोचो ना, फालतू में काम क्यों बढ़ाया आपका, सामने वाले को ITC तो पास ऑन करना ही नहीं है, तो फिर इनवॉइस वाइज की जरूरत क्या है। तो फिर क्या बोला, B2C में अगर इंट्रा स्टेट है, मतलब विद इन द स्टेट है, कंसोलिडेटेड 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, टोटल मिला के 1 करोड़। सिर्फ और सिर्फ राजस्थान सेलेक्ट करना है, परसेंटेज सेलेक्ट करनी है, 1 करोड़ लिख देना है, बात खत्म हो जाएगी। इस 1 करोड़ का बाइफर्केशन देना पड़ेगा कि 1 करोड़ में से 18% वाला कितना, 12% वाला कितना, 28% कितना, परसेंटेज वाइज, क्लियर है। लेकिन जहां बात राजस्थान से निकल के दूसरे स्टेट्स की आ जाएगी, इंटर स्टेट आ जाएगी, तो अप टू 2.5 की एक लिमिट है, क्या कि जो इनवॉइसेस अप टू 2.5 लाख तक है उनको तो कंसोलिडेट कर दो, और जो इनवॉइस 2.5 लाख से ज्यादा के उसको तो फिर से इनवॉइस वाइज डालना पड़ेगा। इनवॉइस नंबर 1 राधेश्याम, इनवॉइस नंबर 2 बाके बिहारी, ठीक है, कंप्लीट। रेट तो जो प्रोडक्ट की होगी वो लेंगे, हम क्यों लेंगे रेट, रेट तो प्रोडक्ट वाइज डिफाइन हुई है ना, तो जिस प्रोडक्ट की जो रेट है वो आपके पास होनी चाहिए। आप 1 करोड़ डायरेक्टली नहीं दिखा सकते, क्योंकि 1 करोड़ में से कुछ माल 12% वाला होगा, कुछ 18% वाला, कुछ 28%, तो आपको सरकार को ब्रेकअप देना पड़ेगा। उसी हिसाब से तो GSTR1 के अकॉर्डिंगली आपकी आउटपुट लायबिलिटी बुक होगी, ठीक है। तो ये डेटा तो आपके पास होना चाहिए। वो कंपोजिट और मिक्स सप्लाई है, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई में बंडल बना के सिंगल प्राइस पे चारों चीजें सेल कर रहा हूँ, या सिंगल प्राइस पे थोड़ी सेल कर रहा हूँ। आप किसी भी दुकानदार के पास जाते हो तो एक चीज थोड़ी खरीद के लाते हो, मनमान चीज खरीद के लाते हो, सब चीज की अपनी अपनी प्राइस है, वो टोटल करता है, थैली में डालता जाता है ना। अमेंडमेंट ऑफ प्रायर पीरियड GSTR1। GSTR1 पहले के कानून में आप अपने रिटर्न्स को रिवाइज कर सकते थे। रिटर्न रिवाइज करना मतलब नया रिटर्न फाइल कर देना, जिससे पुराना वाला इनवैलिडेट हो जाता था, जो था वो नया वाला ही था, पूरा रिटर्न नया हो जाता था। तो हम लोग एक काम करते थे, क्या काम करते थे कि जब किसी पार्टी की डिटेल हमारे पास आती नहीं थी, उसका नील रिटर्न फाइल कर देते थे, ठीक है। फिर जब उसकी डिटेल आ जाती थी, हम हमारा काम कर लेते थे, तो फिर रिवाइज रिटर्न फाइल कर देते, तो पुराना वाला बेकार हो जाता था, नया वाला आ जाता, उसकी कोई पेनल्टी वगैरह कुछ लगती नहीं थी। इन लोगों ने क्या बेवकूफ़ी करी, जैसे ही GSTR1 लाया ना, इन्होंने मना कर दिया, सॉरी GST लाया ना, मना कर दिया कि आप रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते। एक बार जो हो गया सो हो गया। मैंने कहा गधो, सारा काम इंसान कर रहा है और इंसान तो गलती करेगा ही करेगा। इंसान तो गलती करेगा ही करेगा, इंसान तो गलती करेगा ही करेगा। तो फिर रिटर्न रिवाइज नहीं करने दोगे तो क्या करेंगे। उन्होंने कहा रिवाइज नहीं कर सकते, अमेंड कर सकते हैं। अमेंड क्या कर सकते हैं, 100 बिल थे आपके, 100 बिल में से 99 चढ़ा दिए, एक चढ़ाना भूल गए आप, तो अगले महीने का रिटर्न फाइल करोगे ना, तो अगले महीने के रिटर्न में एक अमेंडमेंट का बटन दे देंगे। उस अमेंडमेंट के बटन में उस एक बिल को आप ऐड ऑन भी कर सकते हो। पुराने किसी बिल में कोई गलती है तो उस गलती का करेक्ट वैल्यू भी आप मेंशन कर सकते हो। तो मुझसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ें ये बातें आपको सिद्धार्थ भैया बता सकते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आपका एक टास्क है, जब भी आप GSTR1 फाइल करो तो इस क्लास में इस PC पे आप फाइल करोगे HDMI कनेक्ट करके, ठीक है। इनको पता पड़ना चाहिए कैसे होता है। भाई पॉज कर। तो सुनो, रिवाइज रिटर्न नॉट अलाउड, हेंस अमेंडमेंट कैन बी मेड इन नेक्स्ट रिटर्न। डिटेल्स ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस व्हिच हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड हैड टू बी मेंशन्ड। मिस्ड इनवॉइस इफ फॉरगॉट अर्लियर, टाइम लिमिट फॉर अमेंडमेंट। क्या सारी बातें मैंने बोल दी, आपको समझा दी, बस लिखी हुई है क्या कि रिवाइज अलाउड नहीं है, अमेंडमेंट नेक्स्ट मंथ के रिटर्न में कर सकते हो। कोई मिस हो गया है तो उसको मेंशन कर दो। कोई इनवॉइस गलत हो गया है, मतलब 1 लाख का इनवॉइस तो 10,000 से मेंशन हो गया, 1 जीरो लगाना कम हो गया या ज्यादा हो गया, तो आप अमेंडमेंट में इनवॉइस नंबर मेंशन करो और उसको करेक्ट अमाउंट मेंशन कर दो, तो पुराना वाला इनवैलिडेट होकर नया वाला बन जाएगा आपका। और सामने वाले के ITCB क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, अमेंडमेंट में आ जाएगी उसकी ITCB कि पहले 10,000 की ITC 18,000 मिली थी, अब यार इसने 1 लाख कर दिया है, सॉरी पहले 1 लाख की 18,000 मिली थी, अब 10 लाख है
तो 1,80,000 बनता है, तो 162 की इनपुट और उसको मिल जाएगी। ठीक है, ओके। तो यहां तक तो मैंने बता दिया कि भैया मिस्ड को आप मेंशन कर सकते हो और जो गलत है उसको करेक्ट कर सकते हो इनवॉइस नंबर मेंशन करके। सर कब तक अमेंड कर सकते हैं, कब तक अमेंड कर सकते हैं? 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइल। कहीं पे ये डेट पढ़ रखी है आपने? सारे अमेंडमेंट, सारे रेक्टिफिकेशन, सारे करेक्शन फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 30 नवंबर तक कर सकते हैं, या फिर एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ योर एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्ली। मतलब तुम एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो ना, रिटर्न वाले चैप्टर में एनुअल रिटर्न समझ लेना, ये साइकोलॉजी की है उनकी। ये क्या कह रहे हैं, एनुअल रिटर्न आपका सारे डेटा को क्या कर देता है, लॉक कर देता है। उसके बाद हम कोई भी डेटा आपका चेंज नहीं करने देंगे। तो एनुअल रिटर्न तक जो प्लस माइनस करना है कर लो। एनुअल रिटर्न भरवाया ही इसलिए जा रहा है ताकि आप उस सारे प्लस माइनस के बाद आपका जो फाइनल डेटा है वो फीड कर दो। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो डेट ऑफ रिटर्न ऑफ 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। Error omission. Rectify in tax period when error is notified. Pay tax and interest if any. In case there is short payment in the return to be furnished of such tax. ये क्या कह रहा है कि अब यार हमने क्या करा सर, अब इसका इस पूरी लाइन को है ना आप यूँ पढ़ के तो वैसे तो ये बेसिक बात बोल रही है, पर इसकी गहरी, इसका जो इम्प्लीकेशन है ना वो बहुत गहरा है। ये क्या करेगा समझना, मैंने ये मेरा महीना एक ख़त्म हुआ, इस महीने का अगले महीने में पहले तो 11 तारीख तक फाइल होगा GSTR1 और बेटा 20 तारीख तक फाइल होगा GSTR3B। सरकार का जो मैकेनिज्म है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। उन्होंने क्या कहा कि आपने GSTR1 फाइल हुआ, आपसे कोई गलती हो गई, वो गलती आपको पता कब पड़ी, जब पता करे तब आप अमेंड कर दो, कोई टेंशन नहीं है। 30 नवंबर तक आप क्या कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो जिस महीने में। मतलब मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि ये जो गलती थी इसमें एक इनवॉइस मेरा छूट गया था बेचारा, तो ये मुझे 6 महीने बाद मिला, 6 महीने बाद भी मैं उसको अमेंड कर सकता हूँ। हाँ सर आप अमेंड कर सकते हो, ये तो पहली बात हुई। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये इनवॉइस छूटा ना तो सामने वाले को इनपुट नहीं मिली, इनपुट नहीं मिली, उसका तो हाथों हाथ कॉल आ गया। हाथों हाथ कॉल आ गया कब, GSTR3B फाइल करने से पहले। ठीक है, GSTR3B फाइल करने से पहले उसका कॉल आ गया। अब उसका कॉल आ गया तो देखना आप नंबर से समझते हैं। मान लो मैंने 9 लाख की GSTR1 फाइल कर रखी थी, तो मेरे पास टैक्स कितने का आ रहा था, 9 लाख का। तो 1 से 3B बनता है, तो एज पर 1 लाइबिलिटी कितने की थी, 9 लाख की। लेकिन एक इन्वॉइस रह गया था जो 1 लाख का था, उसका फ़ोन आ गया कि सर मेरा इन्वॉइस आप शो नहीं हो रहा है। तो मेरे को पता पड़ा यार ये तो अपनी गलती है, रह गया है। तो अपनी एक्चुअल लाइबिलिटी कितने की है, 10 लाख की। इसलिए GSTR3B भी हमेशा ओपन रहता है। ओपन रहता है मतलब ये बात मैंने समझाई थी। सरकार चाहती तो डेटा लॉक कर देती ना। डेटा कैसे लॉक कर देती कि तूने 9 लाख रुपए यहाँ शो करे हैं तो 9 लाख की लाइबिलिटी यहाँ लॉक कर देती कि तुझे इतना पे करना ही करना पड़ेगा। पर इन्होंने फील्ड ओपन रखी ताकि अगर कोई एक इनवॉइस छूट गया है तो मुझे अब 3B फाइल करने से पहले तो पता पड़ेगा कि मेरी लाइबिलिटी 9 लाख नहीं है, कितने की, 10 लाख की। तो मैं 3B में अपनी लाइबिलिटी कितनी मेंशन करूंगा, 10 लाख, और टैक्स कितने से पे करूंगा, 10 लाख से। डन। ये एक एडजस्टमेंट हुआ पहले महीने में। अगले महीने में क्या एडजस्टमेंट होगा सर, अगले महीने में वो 1 लाख का इनवॉइस में क्या करूंगा, अमेंड करूंगा। तो अगले महीने की इटसेल्फ 10 लाख की लाइबिलिटी तो है ही सी, 1 लाख मेरा अमेंडमेंट है। तो GSTR1 कितने से दिख रहा है, 11 से। पर 3B कितने से फाइल करूंगा, 3B तो 10 से ही फाइल करूंगा ना, क्योंकि मैंने पहले ही 10 का फाइल, वो 1 लाख जो अमेंडमेंट है उसका तो 3B में फाइल कर चुका हूं। तो वापस से 3B ओपन है। GSTR1 11 का है, पर 3B कितने से लिखूंगा मैं, 10 से। टैक्स कितने से पे करूंगा, 10 से। इस सिनेरियो में कोई इंटरेस्ट की लाइबिलिटी नहीं आएगी। काहे को आएगी, टैक्स तो पूरे 10 पे जमा करा दिया था ना, और यहाँ पे भी सही जमा करा रहा हूँ। लेकिन सर वो 1 का इनवॉइस 3B के बाद गलती सामने आ रही है, 9 से 1, 9 से ही 3B। अब गलती सामने है कि साला 1 लाख की लाइबिलिटी मेरी रह गई है। तो अब GSTR1 फाइल होगा अगले महीने का 11 से, 3B भी फाइल होगा 11 से, और उस 1 लाख पे इंटरेस्ट भी मुझे जमा कराना पड़ेगा सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे।
डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं होगा, आपको खुद को कैलकुलेट करना पड़ेगा और 1 महीने का 1 लाख रुपए पे क्या पे करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। समझ में आया? अब अगर ये 18%, 1.5% महीना, ठीक है, ओके। तो अब ये पॉइंट क्या कह रहा है कि आप कभी भी उसको अमेंड करो, अगर इंटरेस्ट बनता है तो फिर इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा 3B में। पर्सन डिबार्ड टू फर्निश GSTR 1 और IFF के, ये क्या है, ये तो टॉपिक ही पूरा नहीं है, ये टॉपिक पूरा नहीं है। कहाँ पे है बुक में आना? 15.11 पे आना प्लीज। Fifth point, what are the cases where a registered person is debarred from furnishing details of outward supplies in GSTR 1, IFF section 34, 37(4), rule read with rule 59(6). A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supply for the tax period if the details of outward supplies for any of the previous tax period। अरे यार, ये पॉइंट क्यों नहीं लिखा हुआ यहाँ पे? कुछ एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पे। हाँ, क्या कह रहा है ये कि सर मेरे 2-4 GSTR 1 रह गए हैं। जैसे मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, एक क्लाइंट आया मेरे पास, उसका क्या है, उसका अकाउंटेंट या उसका कंसल्टेंट बहुत टाइम से उसका रिटर्न फाइल नहीं कर रहा था, तो उसका ई-वे जनरेशन की फैसिलिटी ब्लॉक हो गई, तो फिर वो माल नहीं मंगा पा रहा था, तो उसको पता पड़ा उसके रिटर्न तो फाइल ही नहीं हुए। तो अब वो जब मेरे पास आया ना, तो मैंने कहा अरे यार भाई साहब आपके तो 1.5 साल के रिटर्न बाकी है। अरे यार, देखा 1.5 साल का एक रिटर्न की मैक्सिमम पेनल्टी 10,000 रुपये है, तो 1.5 साल के तो 1,80,000 रुपये तो आपकी पेनल्टी हो जाएगी। फिर भी अपन देख सकते हैं क्या है, क्योंकि पेनल्टी का सेक्शन अपने प्रोविजन में, अपने सिलेबस में नहीं है। पेनल्टी निल रिटर्न और टैक्सेबल रिटर्न दोनों की अलग अलग बनती है, किसी की कम है किसी की ज़्यादा है, और मंथ वाइज पेनल्टी चलती है। मैक्सिमम पेनल्टी 10,000 रुपये है। तो मैंने उससे कहा कि यार ये पेनल्टी तो मैक्सिमम 1,80,000 है, पर आप घबराओ मत, वो तो धीरे धीरे पता पड़ेगी, जिसका जितना टैक्स होगा उसके अकॉर्डिंगली पेनल्टी निकलती आएगी। जैसे जैसे अपन फाइल करते जाएंगे वैसे वैसे अपन पेनल्टी फाइल लगाते जाएगी। ठीक है यार, अब इतनी पेनल्टी है, मेरे को तो मेन काम मेरा ई-वे बिल खुलवाना है, मुझे तो रिटर्न फाइल करना है। अपन ऐसा करें क्या कि जो पिछले रिटर्न बाकी है वो रहने देते हैं, अभी का रिटर्न फाइल कर दें क्या, लेटेस्ट वाला? तो कर सकते हैं क्या ऐसा? नहीं कर सकते, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही चलना पड़ेगा। अगर प्रीवियस रिटर्न्स आपके पेंडिंग है तो करंट रिटर्न आप फाइल नहीं कर सकते जब तक कि वो फाइल नहीं होगी। तो मैंने कहा नहीं सर, पहले आपको पुराने सारे लाइन से रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे, तो जो सबसे पुराना रिटर्न होगा ना उसकी सबसे मैक्सिमम पेनल्टी होगी, तो वो सबसे पहले फाइल करनी पड़ेगी, और ऐसे धीरे धीरे करते सारे रिटर्न फाइल होंगे, तब आप करंट ईयर का रिटर्न फाइल कर सकते हो। ठीक है। However, government may, on the recommendation of the council by notification subject to such conditions as may specified therein, allow a registered person or a class of registered person to furnish the details of outward supply, even if it has not furnished the details of outward supply for a more previous year. In this regard, section 59(6) stipulates that a registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supply if he has not furnished the return in GSTR 3B or the preceding month. अब यार पहली वाली तो कहानी दे रखी है, क्या कहानी दे रखी है कि काउंसिल कहेगा ब्ला ब्ला, तो सरकार कह देगी कि कुछ पर्सन्स को हम अलाउ कर देंगे कि पहले का रिटर्न फाइल नहीं किया तो भी आप इस महीने का रिटर्न तो फाइल कर दो, पर ऐसा कोई नोटिफिकेशन प्रोविजन अभी आया नहीं है, स्पेशल केसेस अभी कुछ आए नहीं। अब अगला वो कह रहा है कि कौन कौन फाइल नहीं कर सकता। पहला, किसी का अगर 3B बाकी है तो 1 फाइल नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि 1 बाकी है तो ही 1 फाइल नहीं कर सकता, 3B भी बाकी है तो 1 फाइल नहीं कर सकता। और सरकार को तो मतलब सारा किससे है, 3B से। सारे रिटर्न को भरवाई किसके लिए रही है, 3B के चक्कर में। ठीक है। A registered person opting for QRMP scheme shall not be allowed to furnish the details of outward supply GSTR using highway if they not furnish the return of GSTR। ठीक है, सेम बात लिखी हुई। A registered person to whom intimation has been issued on the common portal under the provision of Rule 88(c)(1) in respect of the taxpayer shall not be allowed to furnish the details of outward supply in GSTR 1 or using IFA or subsequent taxpayer unless the either deposit the amount specified in the said intimation or furnish a reply explaining the reason for amount or remaining unpaid as required under provision of Rule 88(c)(2). The Rule 88(c) has been discussed subsequently in this chapter। 88(c) बाद में बताएंगे। एक तरीके से मान लो डिमांड आई है आपके ऊपर, जब तक आप डिमांड सेटल नहीं कर देते या डिमांड का रिप्लाई नहीं कर देते, आपको आगे रिटर्न फाइल करने नहीं देंगे। मीन्स आप यूँ कह रहे हो कि सर मैंने कोई फ्रॉड किया, मैंने कुछ भी किया, आपने मेरे खिलाफ पे कोई नोटिस भेज दिया, सर ये नोटिस ये तो देखते रहेंगे, अभी मेरे को रिटर्न तो फाइल करने दो बाकी के, कि नहीं, जब तक ये नोटिस ये डिमांड पेंडिंग है तब तक हम रिटर्न भी फाइल नहीं करने देंगे, आप एटलीस्ट इसका रिप्लाई तो करो। हाँ, प्रोसीडिंग्स चलती रहेगी सर, ऐसा थोड़ी है, प्रोसीडिंग्स तो टाइम लेगा। आपके सारे जो फैक्ट्स है वो गलत है, मैं जो सही फैक्ट्स है मेरा हिसाब जमा के लाऊंगा तो टाइम तो लगेगा, तो वो लगेगा, आप रिप्लाई करो एटलीस्ट। जब तक आप रिप्लाई नहीं करोगे GSTR 1 तो आपका पेंडिंग रहेगा ही रहेगा, फाइल नहीं करने देंगे।
3 मिनट पढ़ा लेंगे, 2-2 नहीं हुई। छोटे छोटे पॉइंट है, GSTR 1 कंप्लीट हो जाएगा शायद मेरा। ये रहा, पांच लाइन पढ़ानी है मुझे, सिर्फ 5 लाइन पढ़ानी है, जिसमें से एक तो मैं पढ़ा चुका हूँ कि कोई बिजनेस नहीं है तो नील रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। वो एक क्लाइंट मेरे पास यही कह के आया कि मैं रिटर्न क्यों फाइल करूँ, मैंने तो कोई बिजनेस किया ही नहीं है। वो तो रजिस्ट्रेशन ले लिया था उस टाइम पे दुकान थी, फिर मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग हुई, मैंने दुकान बंद कर दी। अब वो तो रजिस्ट्रेशन चल रहा है, मेरा काम धंधा तो है ही नहीं, तो मैंने 2 साल से रिटर्न फाइल भी नहीं किया। मैंने कहा भले ही आपका काम धंधा कुछ भी नहीं है, रिटर्न तो नील का रिटर्न जाना ज़रूरी था, पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी। वॉलंटरी कैंसिलेशन GSTR 1 फॉर एक्शन पीरियड। अभी एक्शन पीरियड क्या है, जितने टाइम आपका रजिस्ट्रेशन था उतने टाइम पर GSTR 1 आपको फाइल करना पड़ेगा। मतलब आपने 20 तारीख को रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया तो 1 से लेकर 20 तारीख तक का आपको GSTR 1 फाइल करना पड़ेगा। रेगुलर टू कंपोजिशन GSTR 1 फॉर रेगुलर पीरियड इवन आफ्टर डिले। अब ये क्या कह रहा है कि सर कैंसिलेशन कर दिया, 20 को कैंसिल किया तो 1 से 20 का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब मैं कह रहा हूँ 20 तारीख को मैंने कंपोजिशन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, तो 1 से 20 का GSTR 1 जाएगा और 21 से 30 का आपका GSTR 4 भी जाएगा। समझे कि नहीं? आपने अपने रिटर्न के पीरियड के मिड में आपने रजिस्ट्रेशन चेंज करवा लिया, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, 20 तारीख, 1 से लेके 20 तारीख तक आप क्या थे, रेगुलर। 21 से लेके 30 तारीख तक आप क्या थे, कंपोजिशन। ये मान लो सितंबर का महीना था, तो इस सितंबर के महीने के अगेंस्ट में आपको 2 रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। 1 से 20 के लिए GSTR 1 भी फाइल करना पड़ेगा, 21 से 30 के लिए GSTR 4 भी फाइल करना पड़ेगा। समझ में आया? सिंपल। GSTR 1 for current period can be filed only when prior period returns were filed, GSTR 3B, और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी IFF ऑन पेज नंबर 10, 11 एंड 10, 12, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ इनकर्ड सप्लाई सेक्शन 38। अच्छा, इनकर्ड भी गलत लिखा हुआ है, इनवर्ड सप्लाई, ये टॉपिक नया चालू हो गया, GSTR 2A और 2B वाला। यहाँ तक हमारा GSTR 1 कंप्लीट हुआ। अब इसमें जो रह गया वो क्या, IFF और QRMP स्कीम को समझना। GSTR 1 इंडिविजुअली सिंपल टॉपिक है, क्योंकि जो पेमेंट करना है वो GSTR 3B में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप GSTR 1 को डॉच करके IFF को अप्लाई कर देते हो तो IFF में आता है QRMP, और QRMP में फिर आपको एस्टिमेटेड बेसिस पे हर महीने की 20 तारीख को टैक्स जमा कराना पड़ेगा पहले 2 महीने में, मीन्स अप्रैल, मई और जून। तो अप्रैल में जो भी आपने B2B सप्लाई किया उसका आप 11-13 तारीख तक IFF तो फाइल कर दोगे, लेकिन अप्रैल के महीने का अब आप खुद हिसाब लगा लो बैक ऑफ द माइंड कि आपका टैक्स बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर टैक्स बनेगा तो मई की 20 तारीख तक आपको वो टैक्स जमा कराना है, ठीक है। फिर मई के महीने में जो B2B थे वो आपने जून की 13 तारीख तक IFF तो फाइल कर दिया। अब आप अप्रैल और मई का क्यूमुलेटिवली चेक करो कि अप्रैल और मई की इनपुट X, अप्रैल और मई का आउटपुट Y, X माइनस Y, कोई टैक्स बनता है क्या? मान लेते हैं 50,000 बनता है, तो आपने अप्रैल के अगेंस्ट में जो 20 मई को जमा कराया उसमें 50,000 से ज़्यादा जमा कराया था कि कम जमा कराया था? अगर 50,000 से ज़्यादा जमा करा दिया था तो कोई बात नहीं, कम जमा कराया था तो 20 जून तक आपको वो भी जमा कराना पड़ेगा। अब ये मैं पूरा मैकेनिज्म एक बार में बोल तो गया, जिसका ध्यान भटका उसको समझ में नहीं आया होगा। आपको जल्दी भी है तो कल अपन ये QRMP स्कीम डिटेल में समझेंगे। बाय, टाटा, सी यू।